हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस में हमने जो सीरीज चला रखी है एमसीक्यू की, उसमें हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा दूसरा जो इसमें सब्जेक्ट है वह है राज्य व्यवस्था पॉलिटी। राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। और राज्य व्यवस्था में है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। ये इसका टॉपिक है। हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए वीवी गिरी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मोतीलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी मोतीलाल नेहरू। भारत का संविधान पहली बार 1928 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अपना स्वयं का संविधान बनाने की चुनौती दी थी, तब कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा तैयार गई रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। यह भारतीय द्वारा अपने देश के लिए संवैधानिक ढांचा तैयार करने का पहला बड़ा प्रयास था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी वेबल योजना 1945, सी 1909 का परिषद अधिनियम, डी भारत सरकार अधिनियम 1919। सही आंसर है इसका सी 1919 का परिषद अधिनियम। 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है, मुख्य रूप से 1892 के अधिनियम की कमियों को दूर करने और विधान परिषद का विस्तार करने के लिए लाया गया था। इसके तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई और परिषदों के आकार एवं शक्तियों में वृद्धि की गई, जिसने भारतीय राजनीति के स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया। हमारा अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी बाला साहेब गंगाधर खेर, डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सही आंसर है इसका डी इसे प्रेम बिहारी नारायण राय ने लिखा था। भारत का मूल संविधान न तो टाइप किया गया है और न ही मुद्रित था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजाद ने सुंदर सुलेख के साथ इटैलिक शैली से अपने हाथों से लिखा था। इस ऐतिहासिक दस्तावेज के हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस और उनके शिष्य द्वारा सजाया गया था। अगला प्रश्न है, मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए केंद्र रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, बी इनमें से कोई नहीं, सी केंद्र और रियासतों के साथ साथ देश शासित रियासतें के मध्य शक्ति का विभाजन, डी रियासतों में शासन। सही आंसर है इसका सी केंद्र व रियासतों के साथ साथ देश शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम मॉन्टफोर्ट सुधार ने पहली बार एम्स मॉन्टफोर्ट है इसका नाम, पहली बार प्रांतीय स्तर पर देश शासन प्रणाली लागू की थी। इसके तहत विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणी में बांटा गया। इसने प्रशासन में शक्ति के विभाजन और उत्तरदायी सरकार की नींव रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? ए 19 अक्टूबर 1949, बी 22 दिसंबर 1949, सी 26 नवंबर 1949, सी डी 3 जनवरी 1950। सही आंसर है सी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया और अंगीकृत किया गया था। यही कारण है कि भारत में हर साल इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इसे पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित निर्णय के दौरान निम्नलिखित में से किसके उद्देश्यों का कथन को प्रस्तुत किया था? किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? ए मोतीलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है इसका सी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण के समय उद्देश्यों के कथन को या उद्देश्य के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में स्वतंत्रता, भारत के आदर्शों, संप्रभुता, लोकतंत्र, न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? ए 5, बी 4, सी 2, 3, डी 3। सही आंसर है इसका डी 3। भारतीय संविधान को तैयार करने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। संविधान सभा में 9 दिसंबर 1940 को कार्य
शुरू किए गए और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। इस अवधि में विस्तृत विचार विमर्श, बहस और संशोधन के बाद अंतिम रूप दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता वाली समिति को ही रिपोर्ट पर आधारित थी? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी चार्टर अधिनियम 1793, सी विनियमन अधिनियम 1773, डी ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784। सही आंसर है इसका सी, विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला महत्वपूर्ण कानून था, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना था। यह अधिनियम लॉर्ड नाथ की समिति की सिफारिशों पर आधारित था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। कंपनी के कार्यों पर संसद का नियंत्रण बढ़ाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? ए 40,000, बी 60,000, सी 80,000, डी 1,20,000। इनमें से कोई नहीं है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह इसमें जो शब्द है लगभग 1,17,369 शब्दों से बना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लिखा गया था? ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, बी 3 वर्षों में, सी 3 वर्ष से अधिक अवधि में, डी 2 वर्षों में। सही आंसर है इसका ए, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई तथा संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपए का व्यय यानी कि इसमें खर्चा हुआ था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को माना जाता है संघीय, एकात्मक, संसदीय या डी रूप विधान से संघीय और भाव से एकात्मक। सही आंसर है इसका डी, रूप विधान से संघीय और भावना से एकात्मक। भारतीय संविधान को विधान रूप से संघीय और भावना से एकात्मक माना जाता है। एकात्मक संविधान जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं। संघात्मक वह जिसमें शक्तियां केंद्र राज्य में विभाजित रहते हैं तथा दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। यह विभाजन इस प्रकार किया गया है जिससे कि वे कार्य करने को अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हो और साथ ही एक दूसरे के सहयोग भी हो, न कि एक दूसरे के विरोधी। प्रोफेसर केसी व्हीलर के अनुसार भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है। डॉक्टर जैन सिंह के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ए औद्योगिक क्रांति, बी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, सी रूस में समाजवादी क्रांति, डी अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। सही आंसर इसका ए औद्योगिक क्रांति। भारत के संविधान के निर्माण हेतु निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई थी? ए ब्रिटेन संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक को लिया गया। दूसरा है इसमें संयुक्त राज्यसभा से क्या लिया गया? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य का प्रावधान व समाजवादी व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। 5 से लिया गया था आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी चार्टर अधिनियम 1793, सी विनियमन अधिनियम 1773, डी ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784। से आंसर इसका सी, विनियमन अधिनियम 1773। 1773 का विनियमन अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नाथन या फ्रेडरिक नाथ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। अगला टॉपिक है इसमें भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखना, भारत की संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका डी, सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि वे सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ए 25 दिसंबर 1949 को, बी 11 नवंबर 1940 को, डी 26 जनवरी 1949 को, डी
9 दिसंबर 1940 का। सही आंसर है इसका डी, 9 दिसंबर 1940 का। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1940 को होता है। इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवर सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान का सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1929 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को एक और बैठक हुई जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया तथा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 14 अगस्त 1947, डी 14 अगस्त 1947। सही आंसर इसका बी 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ। बाबा साहब द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ये संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ए अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पटादेवी सीतारमैयन, सी एच.सी. मुखर्जी, डी के मुंशी, सी। सही आंसर इसका सी एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी विधानसभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे। मौलिक अधिकारों को संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 7 सदस्यों में से एक थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब लागू हुआ था और अपनाया गया था? ए 29 अक्टूबर 1949, बी 22 दिसंबर 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 3 जनवरी 1950। सही आंसर है इसका 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ए 12, बी 13, सी 15, डी 17। सही आंसर है इसका सी 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 9 दिसंबर या पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक से प्रारंभ हुई थी। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, जिसे के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ए एन गोपाल स्वामी, बी डी के मुंशी, सी एन माधव राव, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सही आंसर है इसका डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी एन द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकलित पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चुने गए। इनके अध्यक्ष की संख्या थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। नंबर 2, जो कमेटी थी उसकी है, इसके जो सदस्य थे। नंबर 2 पे एन गोपाल स्वामी अय्यर, 3 थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 4 थे डॉक्टर के एम मुंशी, 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6 एन माधव राव बी.एल. मित्र के स्थान पर, यानी कि इनका यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया। नंबर 7 टी.टी. कृष्णा मार्च, इन्होंने वर्ष 1949 में डी.बी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य है उस
जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सही आंसर है इसका ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते कहा था कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूरी दी जानी चाहिए, तथा यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ए नेहरू ने, बी गांधी ने, सी जेपी नारायण ने, डी एम एन राय ने। सही आंसर है इसका डी एम एन राय ने। भारत के एक नए स्वतंत्र संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा औपचारिक रूप से रखा गया था। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की, अतः 1940 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसे मूर्त रूप दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपनाया था? ए 26 जनवरी 1947, बी 26 नवंबर 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 22 जुलाई 1947। सही आंसर है इसका डी 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर कैसर, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है जिसे 24 तिलिया है। ये चक्र लिया गया था, ये जो तिलिया वाला ये लिया गया था अशोक की लाट से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के डैश डैश 1940 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ए कैबिनेट मिशन प्लान, बी कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, सी कैबिनेट मिशनरी प्लान, डी कैबिनेट मिनिस्टर प्लान। सही आंसर इसका ए कैबिनेट मिशन प्लान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसके सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर थे। इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है जो 24 मार्च 1940 को दिल्ली पहुंचा। इस मिशन ने भारत में तत्कालीन एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन का संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? ए 1948, बी 1940, सी 1949, डी 1947। सही आंसर है इसका 1940। यानी कि इसका संबंध है हमारा पहली बैठक से। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर श्रीजन सिन्हा। यह अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इस पर लगभग 64 लाख का खर्च आया था। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं? ए त्रिस्तरीय सरकार, बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, डी राज्य के निषेध सिद्धांत, डी सबसे छोटा लिखित संविधान। सही आंसर है इसका डी सबसे छोटा लिखित संविधान। भारतीय संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है होकर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियां, मूल अधिकार में 8 अनुसूचियां व 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान की अन्य विशेषताएं विभिन्न स्रोतों से विहित सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, पंथ निरपेक्ष राज्य,
सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, त्रिस्तरीय सरकार व एकल नागरिक आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ए अर्धसंघीय संरचना, बी प्रतिबंध न्यायतंत्र, सी सत्ता का वितरण, डी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। सही आंसर है इसका बी प्रतिबंध न्यायतंत्र। दिए गए विकल्पों में अर्धसंघीय संरचना, शक्तियों का पृथक्करण तथा भारतीय संविधान का लिखित न्याय होना और संविधान का सर्वोच्च होना भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, न कि भारत में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई। अतः विकल्प बी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ए यह एक लिखित संविधान है, बी यह अनुनयन है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह अनन्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। नंबर सी यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। नंबर डी है इसका, इसमें राज्य के राज्यपाल से संशोधन किया जा सकता है संसदों और विधायकों के परामर्श से। इसका सही आंसर है डी है। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है, न कि किसी राज्यपाल को। संसद प्रस्ताव का मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दी गई है। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। ए साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, बी विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, सी 3 विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों से समर्थन का संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, मुख्य विशेषता नहीं है? ए लिखित और विस्तृत संविधान, बी द्विस्तरीय सरकार, सी एकल नागरिकता, डी सार्वभौमिक वैश्विक। सही आंसर है इसका डी द्विस्तरीय सरकार। भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां सहित विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसके मुख्य विशेषताओं में लिखित और विस्तृत संविधान, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार, किंतु द्विस्तरीय सरकार नहीं है बल्कि त्रिस्तरीय है। केंद्र राज्य व स्थानीय स्तर की सरकारें। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? ए संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, बी तेज शासन, सी शासन के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, बी डी दोहरी। सही आंसर है इसका बी देश शासन। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में देश शासन और केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारों का प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसी ने कहा कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी सी राजगोपालचारी। सही आंसर है इसका सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकारा था जिसे भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्ट कमेटी ने तैयार किया था तथा इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तथा भारत एक गणराज्य बना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह कई संविधानों का मिश्रण है, बी यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, सी यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया, डी यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आश्रित है। सही आंसर है इसका ए यह कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या शब्द से लिए गए या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? ए धर्मनिरपेक्षता, बी संघवाद, सी सरकार का संसदीय स्वरूप, डी मौलिक अधिकार। सही आंसर है इसका बी संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द
फोर्ड्स से हुई, जिसका अर्थ समझौता या अनुबंध है। संघवाद दो तरह की सरकारों के मध्य सत्ता साझा करने तथा संबंधित क्षेत्रों के नियंत्रण हेतु एक समझौता है। भारतीय संविधान की संघवाद की विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। संघवाद सरकार का एक रूप है जिसमें शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और अन्य छोटी सरकारी इकाइयों के बीच विकसित किया जाता है। यह राजशाही जैसे एकात्मक सरकार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है, जिसमें केंद्रीय प्राधिकरण के 5 विशेष शक्तियां होती हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रस्तावना, यानी कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना थी। भारत के संविधान की शुरुआत किससे होती है? ए निर्देशक सिद्धांत, बी नागरिकता, सी मौलिक अधिकार, डी प्रस्तावना। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, सही आंसर है इसका डी प्रस्तावना। भारत में संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना संविधान के परिचय भूमिका में कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद या संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? ए विश्वास की स्वतंत्रता, बी धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सी विचार की स्वतंत्रता, डी आर्थिक स्वतंत्रता। सही आंसर है इसका डी आर्थिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ज्ञात है कि संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ। ए केवल महिला को समान अधिकार, बी मौजूद प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, सी शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात, डी समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। सही आंसर है इसका डी समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को उल्लेख किया गया, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम है। ए सामाजिक समानताएं, बी राजनीतिक समानताएं, सी आर्थिक समानताएं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? ए आमुख, बी प्रलेख, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी संविधान की मुख्य विशेषताएं। सही आंसर है इसका ए आमुख। भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख प्रेम्बल कहा जाता है, यानी कि संविधान प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, राजनीतिक व मौलिक मूल्य का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार पर है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का मूल उद्देश्य किसे सुरक्षित करना है? ए सभी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को, बी भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को, सी सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा, डी व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। यानी कि प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नंबर 2 है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 3 पे है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा 4 है व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया? ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी प्रस्तावना, डी मूल अधिकार। सही आंसर है इसका सी मूल अधिकार प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। संविधान सभा के विद्वान सदस्य डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली आम भारत के लोक संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ए 32वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 74वां। सही आंसर है इसका बी 42वां। संविधान में समाजवाद का तात्पर्य है कि लोकतंत्रात्मक संसाधनों के समाज के सामाजिकवादी लक्ष्यों की प्राप्ति करना। यह शब्द संविधान की 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया था। प्रस्तावना में प्रयुक्त आर्थिक न्याय शब्दावली में समाजवाद की अवधारणा अंतर्निहित है। ज्ञात है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र को राज्य नागरिकों के लिए क्या सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? ए समान कार्य, बी समान शिक्षा, सी समान वेतन, डी समान नागरिक संहिता। या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, सही आंसर है इसका डी
संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा कि भारत के पूरे क्षेत्र को राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ए अनुच्छेद 46A, बी अनुच्छेद 48A, सी अनुच्छेद 44A, डी अनुच्छेद 43A या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी अनुच्छेद 48A। देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श है जिसे राज्य के नीति बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? ए समाजवाद, बी मौलिक अधिकार, सी गांधीवादी सिद्धांत, डी राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत। सही आंसर है इसका डी राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना बढ़ाता। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना है राज्य का कर्तव्य है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित किस देश के संविधान से लिए गए? ए यूक्रेन, बी आयरलैंड, सी कनाडा, डी यूएसए। सही आंसर है इसका बी आयरलैंड के। भारतीय संविधान के राज्य में के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया था। सशक्त केंद्र की अवधारणा कनाडा के सिद्धांत से तथा मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा नया डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? ए मादक पेय और ड्रग्स की खपत को प्रतिबंध करना, बी सामान्य नागरिक और निःशुल्क विविध सहायता, सी राष्ट्र के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, डी आय स्थिति सुविधाएं और अवसरों में असमानता को कम करने और राज्य की आवश्यकता है। सही आंसर है इसका बी सामान्य और निःशुल्क विविधता। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अनुच्छेद निम्नलिखित में से हैं। ए 39 क सामान्य और निःशुल्क विविध सहायता, अनुच्छेद 47 क उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों की भागीदारी, फिर 48 क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान में भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय उद्देश्य एवं राज्य के नीति सिद्धांत के तहत प्रदान किया जा रहा है। उद्देश्य का में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान है। अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थिति सुविधाएं तथा अवसरों में असमानता को कम करने, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में लिखित है? ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी मौलिक राज्य कर्तव्य, डी राज्य। बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। यह है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गांधी दर्शन से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है? ए गोवा, बी जम्मू कश्मीर, सी केरल, डी असम। सही आंसर है इसका ए गोवा। लेकिन अब हमारे यहाँ पर जो समान सिविल कोड है इसको समान नागरिक संहिता भी बोलते हैं। ये तो था जो गोवा था, इसको किया था, इसको लागू किया गया था 1867 में। ये था हमारा देश की आजादी से पहला। लेकिन आजादी के बाद जो पहला राज्य है उस बना है जिसमें लागू हुआ है वो है उत्तराखंड और दूसरा है गुजरात। इन राज्यों में भी अभी लागू हो चुका है। और पूर्वोत्तर में जो पूर्वोत्तर राज्य है
पूर्वोत्तर राज्य है वो तीसरे नंबर का है, ये हो गया असम। इसमें भी ये लागू हो चुका है अब 25 और 26 में। समान नागरिक संहिता तो समान आचार संहिता का अर्थ धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। प्रश्न काल में भारत में एकमात्र राज्य गोवा के सामान्य सिविल कोड को प्रावधान है, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड राज्य समान सिविल करने वाला भारत का दूसरा राज्य है, यानी कि उत्तराखंड है स्वतंत्रता के बाद। जो गोवा है ये स्वतंत्रता पहले है, लेकिन अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो उत्तराखंड इसमें पहला राज्य है और ऑल ओवर में है ये दूसरा राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 50। सही आंसर है इसका सी अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण करने में संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, जिसमें कुछ अन्य अनुच्छेद निम्नलिखित है। 48 ए कृषि और पशुपालन का संगठन, गायों के वध पर रोक। अनुच्छेद 48 क्या है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। 42वां संविधान संशोधन 1976। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। हमारा इसमें अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसका क्वेश्चन, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए? फ्रांसीसी संविधान से, बी ग्रीक संविधान से, सी रूस के संविधान से, डी अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है इसका ए फ्रांस के संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचार आदर्श फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने राजशाही की निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रतिपादित कर क्रांति को सफल बनाया, जिसके बाद फ्रांसीसी संविधान में राज्य के आदर्श के रूप में वर्णित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान के किस देश से संदर्भ में है? ए आयरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी कनाडा। आंसर है इसका डी। अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा से, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? ए यूएसए से, बी कनाडा से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी इटली से। सही आंसर है इसका बी। भारतीय संविधान से संघवाद कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के अन्य में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ये तो मैंने बता रहे हैं ऊपर आपको, ये भी देख लो। ऑस्ट्रेलिया के संविधान, सम्मति सूची, व्यापार सूची, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? ए संयुक्त राज्य, बी यूनाइटेड किंगडम, इसको आज यूके यानी कि इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी भारत। सही आंसर इसका ए संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा को अमेरिका संविधान से लिया गया था। न्यायिक पूर्वावलोकन का तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके द्वारा न्यायपालय, विधायिका तथा बनाए गए कानून तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की जांच करती है। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उस कानून व आदेशों को अवैध घोषित करती है। संविधान में अनुच्छेद 13, 32 और 226 के द्वारा उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पूर्वावलोकन से किस देश के संविधान से अंगीकृत किए गए? ए जर्मनी से, बी ब्रिटेन से, सी कनाडा से, डी अमेरिका से। संविधान है इसका अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ए कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावनों में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी जापान। सही आंसर इसका ए रूस। भारतीय संविधान के प्रस्तावनों में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका से तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने देशों की विशेषता ली गई है? ए 13, बी 6, सी 7, डी 10। सही आंसर है इसका डी 10। भारतीय संविधान में कुल 10 देशों की विशेषता ली गई है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा आयरलैंड, चौथा फ्रांस, तीसरा आयरलैंड, चौथा फ्रांस होगा, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, छठा कनाडा, फिर सातवां जर्मन, आठवां रूस, नौवां जापान और 10वां दक्षिण अफ्रीका।
हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? ए एकल नागरिकता, बी विधि शासक, सी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, डी सरकार की संसदीय प्रणाली, सी भारतीय संविधान। सही आंसर है इसका सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक क्षेत्रों के दशा व दिशा के आधार पर इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों समाजवाद, गांधीवाद और उदारवादी सिद्धांतों में विभाजित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को किसी देश के संविधान में उल्लिखित नागरिकों के आधार से कर्तव्य से उधार लिया गया है? ए यूके, बी यूएसएसआर, सी यूएसए, डी कनाडा। भारत के संविधान का मूल कर्तव्य को यूएसएसआर अब रूस के संविधान से उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से है उधार लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को उल्लेख भाग 4A में किया गया है, जिनकी संख्या 11 है। 11 मूल कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के मध्य में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों का संबंध किस देश के अंगीकृत किया गया? ए इंग्लैंड, बी यूएसएसआर, सी जर्मनी, डी यूएसए। सही आंसर है इसका बी, यूएसएसआर यानी कि रूस। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई? ए दक्षिण अफ्रीका, बी यूएसए, सी कनाडा, डी यूके। सही आंसर है इसका सी, कनाडा। भारतीय संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, केंद्र सरकार द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति आदि विशेषता भी कनाडा के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम से संविधान से ली गई? ए समवर्ती सूची, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी मौलिक कर्तव्य, डी एकल नागरिक। सही आंसर है इसका डी, एकल नागरिक। भारत के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम से संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश से नागरिकता होने की देता है। फिर है, भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकों को संबंधित प्रावधान शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत की सरकार में अर्धसंघीय रूप क्वासी फेडरेशन फंड का प्रावधान कहां से लिया गया? ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी रूस। सही आंसर है इसका ए कनाडा। भारतीय संविधान के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कनाडा से लिया गया। अर्धसंघीय व्यवस्था में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा समान नहीं होता। भारत के अंग सूत्रीय व्यवस्था वाला देश कहा जाता है, क्योंकि राज्य की तुलना में केंद्रीय मशीनरी ज्यादा ताकतवर होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर इसका ए। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिए गया है। इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग भारत की क्रांति से में किया गया था। हमारा अगला टॉपिक है, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियां। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 13, डी अनुच्छेद 15 या उपयुक्त में से कोई। सही आंसर इसका ए अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जो सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें भारतीय सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य सभी प्राधिकारी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विभागीय असुधारीय विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया? ए अनुच्छेद 141, बी अनुच्छेद 130, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 142। सही आंसर है इसका डी अनुच्छेद 142। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में अनुच्छेद 142 के तहत शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास के मामले में विवाह के असुधारीय विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है? ए 326, बी अनुच्छेद 333, सी अनुच्छेद 330, डी अनुच्छेद 338। सही आंसर है इसका डी अनुच्छेद 338। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। इस आयोग में एक अध्यक्ष व
एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनकी सेवा शर्त एवं कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नियमानुसार इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 359, सी अनुच्छेद 344, डी अनुच्छेद 345। सही आंसर है इसका बी, अनुच्छेद 359। इसके अनुसार आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर को सभी निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की प्रयोजन के साथ दिशा में बंद करता है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति तथा अनुच्छेद 345 राज्य की भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ए अनुच्छेद 310, बी इनमें से कोई नहीं, सी अनुच्छेद 112, डी अनुच्छेद 111। सही आंसर है इसका ए अनुच्छेद 310 धन विधेयक को परिभाषित करता है। किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 347 किसके बारे में है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी संघ की राजभाषा, सी राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, डी संसद का संविधान। आंसर है इसका बी। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 347 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 347 संघ की राजभाषा है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राज्य की भाषा है अनुच्छेद 345 में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है? ए 9, बी 8, सी 10, डी 12। सही आंसर है इसका बी 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का प्रावधान था। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 1992 संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में तथा 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची फर्स्ट से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को संयुक्त का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट प्रावधान, सूची 2 अनुच्छेद। ए है धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। फिर है बी कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। सी कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। डी है अर्थव्यवस्था का उन्मूलन। अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17। सही आंसर है इसका बी। देखो इसमें अनुच्छेद 15 है धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिबंध। अनुच्छेद 17 संबंधित है अर्थव्यवस्था उन्मूलन। 22 है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा अनुच्छेद के संरक्षण। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है? ए 6वीं अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। आंसर है इसका डी 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें 93वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसका उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाकर केंद्र और राज्य में मंत्रियों की मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना। अगला प्रश्न है हमारा, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1999 के तहत आते हैं? ए 7, बी 9, सी 10, डी 13। सही है इसका सी 10। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 को पेशा के नाम से जाना जाता है। यह कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के 10 राज्यों में लागू है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद किसमें दिया गया है? वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनने के लिए संसद को सशक्त बना सकते हैं। ए 128, बी 198, सी 223, डी 249। सही आंसर है इसका डी 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय से संबंध में
संकल्प के प्रवृत्त रहने तथा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूर कराने का पर प्रतिबंध लगाता है? ए 23वां, बी 26वां, सी 24वां, डी 32वां। सही आंसर है इसका ए 23वां। भारतीय संविधान का 23वां अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। यह अनुच्छेद भारत के नागरिक को प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है। अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में किस पहलू से संबंधित है? ए चुनाव, बी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सी पंचायतें, डी एक राज्यपाल की शक्तियां। सही आंसर इसका ए चुनाव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव से संबंधित है। यह संविधान के भाग 15 में है तथा यह एक संवैधानिक स्वतंत्रता में स्थानीय निकाय है। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया? ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 322, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 326। सही आंसर इसका सी अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के अधिक निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना तय करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। इसको सही आंसर है डी अनुच्छेद 18 है। ये था जो उपाधि थी उनका अंत था, उनसे संबंधित था ये, यानी कि जो विदेश की उपाधि थी उपाधियों का अंत है इसका, और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने भारत रत्न पद्मश्री को प्रारंभ किया। इसके अनुसार राज्य, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान का प्रावधान है। अनुच्छेद 15 यह राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 राज्य लोक नियोजन के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 17 ऐसे प्रस्ताव के अंत का प्रावधान। अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए 122, बी 172, सी 178, डी 315। सही आंसर है इसका डी 315। संघ लोक सेवा आयोग इसी के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 315 के अनुसार अनुच्छेद 315(1) के अनुसार संघ तथा राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का होगा तथा अनुच्छेद 315(2) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। इसके लिए दोनों राज्यों के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? ए 5वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 6ठी अनुसूची, डी 4थी अनुसूची। सही आंसर है सी 6ठी अनुसूची। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में उपबंध है। 4थी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्यात के बारे में उपलब्ध। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? ए 4वीं अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, 9, डी 9वीं अनुसूची। सही आंसर इसका बी 5वीं अनुसूची। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण का प्रावधान है। जबकि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के संबंध में अलग उपबंध किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है तथा 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उपबंध किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित और क्षेत्रों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 214, बी अनुच्छेद 240, सी अनुच्छेद 244, डी अनुच्छेद 248। सही आंसर है इसका सी अनुच्छेद 244।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के विभाजन से संबंधित है? ए 6वीं अनुसूची, बी 7वीं अनुसूची, डी 8वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। सही आंसर है इसका बी 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के विभाजन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? ए अनुच्छेद 362, बी अनुच्छेद 363, सी अनुच्छेद 275, डी अनुच्छेद 280। सही आंसर है इसका बी अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन करते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रियों को मताधिकार के लिए बिना संसदीय कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 77, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 88, डी अनुच्छेद 78। सही आंसर है इसका अनुच्छेद 88। इसके अनुसार मंत्री संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान का अधिकार केवल सदस्य होने पर मिलता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 ए बी पर किस बात पर बल देता है? ए स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। बी अनुच्छेद की संप्रभुता को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना। सी राष्ट्रीय एकीकरण का और एकता को बढ़ावा देना। डी सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षित करना। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर है, देखो अनुच्छेद 351 ए में एक मौलिक कर्तव्य है जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य है कि वह उन महान आदर्शों को संजोए रखे, उनका पालन करे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया था। इसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और हिंसा जैसे मूल्य शामिल हैं, जिन्हें भारत की आजादी के लिए चलाए गए आंदोलन के दौरान महत्व दिया गया था। यह कर्तव्य केवल इन आदर्शों को याद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अपने आचरण में भी लाना है, ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को न्यायसंगत और मानवीयकृत कार्य को सुनिश्चित करने तथा मातृत्व और राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 40। सही आंसर है इसका बी अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 42 नियोजित एवं मानवीय कार्य है तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 40 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के और कार्यपालिका के पृथक्करण को उल्लेख है? ए अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 50, डी अनुच्छेद 45। सही आंसर है इसका सी अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 47 पोषणार्थ स्तर तक जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था का सुधार किए जाने का करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 8 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ए अनुच्छेद 235 से 239, बी अनुच्छेद 259 से 271, सी अनुच्छेद 239 से 241, डी अनुच्छेद 249 से 261। भारतीय संविधान के भाग 8 में अंतर्गत अनुच्छेद 239 से केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार का शासन होता है और राज्यों के विपरीत इसे अपने चयनित सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 105, सी अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110। सही आंसर है इसका डी अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है, जिसे कहा गया कि कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा या यदि उसमें किसी कर का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन या विनियमन भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने, भारत की संचित निधि पर पारित किसी व्यय की उद्घोषणा इत्यादि में से कोई एक या अधिक प्रावधान शामिल हो। यदि किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने पर विवाद उत्पन्न होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है। हमारा अगला टॉपिक है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में से किस पहलू से संबंधित है? ए भारत की नागरिकता, बी भारत की भाषा, सी भारतीय राज्यों की सीमाएं, डी बच्चों के लिए शिक्षा। सही आंसर इसका ए भारत की नागरिकता।
भारत की नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इस संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार की होती है। 1 जन्म से, 2 वंश परंपरा से, 3 पंजीकरण से, 4 देशीकरण से, 5 भूमि के अर्जन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? ए नागरिकता, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी संघ। सी आंसर है इसका ए नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के भारत की नागरिकता के बारे में प्रावधान किया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरह की नागरिकता प्रदान की गई है, जिसमें 1 जन्म से, 2 वंश परंपरा से, 3 देशीकरण से, 4 पंजीकरण से, 5 भूमि अर्जन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय कानून के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 7, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि इस भाग से पूर्वगामी उपबंधों में से कोई भी संसद की नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति से कम नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 10। सही आंसर है इसका ए अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? ए नेपाल से आए बौद्ध, बी पाकिस्तान से आए सिख, सी इजराइल से आए यहूदी, डी श्रीलंका से आए हिंदू। सही आंसर है इसका बी पाकिस्तान से आए सिख। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार पाकिस्तान से आए सिख समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम CAA 1955 में संशोधन करना है, ताकि इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 5। सही आंसर है इसका डी अनुच्छेद 5। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी प्रावधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संविधान में प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में निवास करता है, जन्म, माता पिता या निवास से संबंधित कुछ शर्तों को पूरा करता है, भारत का नागरिक होता है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं: जन्म का, वंशागत, पंजीकरण, प्राधिकरण और क्षेत्र समावेशन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करता है? ए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1947, बी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1948, सी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, डी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1960। सही आंसर है इसका सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 9, बी अनुच्छेद 8, सी अनुच्छेद 7, डी अनुच्छेद 11। सही आंसर है इसका बी अनुच्छेद 8। यह है ना बाहर रहने वाले। फिर अनुच्छेद 9 में है, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 6 है, इसमें पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए। अनुच्छेद 11, यह संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा इससे संबंधित सभी मामलों में संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 6 निम्नलिखित किस क्षेत्र के से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता संबंधित है? ए पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। सही आंसर है इसका ए पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, 19 जुलाई 1943 में पाकिस्तान से आया कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक तभी बन सकता है जब डैश डैश वह 1943 में पाकिस्तान का एक निवासी हो, बी उसका जन्म 1947 से पहले भारत में हुआ हो, सी उसने निष्ठा की शपथ ली हो, डी उसने भारत के उपनिवेश से एक अधिकारी द्वारा पंजीकृत किया गया हो।
सी आंसर है इसका बी। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 में किसी भी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में पाकिस्तान से सम्मिलित क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में परिवर्तन कर गया संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके दादा दादी में से कोई 1947 से पहले भारत में पैदा हुआ हो। अगला टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 19। नो, सी आंसर है इसका सी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। मेनका गांधी केस 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विदेश यात्रा का अधिकार एक महत्वपूर्ण बुनियादी मानव अधिकार है क्योंकि यह व्यक्ति के स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रचनात्मक चरित्र का पोषण करते हैं। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है? ए अनुच्छेद 27, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 26, डी अनुच्छेद 29। सी आंसर है इसका डी अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भाग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को उसके धर्म, मूल, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? ए अभिव्यक्ति और विश्वास की, बी हैसियत और अवसर की, सी विचार और अभिव्यक्ति की, डी अवसर और अभिव्यक्ति की। सी आंसर है इसका बी हैसियत और अवसर की। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में हैसियत, प्रतिष्ठा और अवसर, स्टेज और अपॉर्चुनिटी की समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 3, 14 से 18 में लिखित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंधित है? ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 32। सी उपयुक्त में से कोई नहीं। सी आंसर है इसका ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है तथा अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने एवं उन्हें संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबद्ध है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद का प्रावधान उनके साथ मिलान। सूची फर्स्ट, सूची 2 में अनुच्छेद संख्या और दूसरे में प्रावधान। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 44। प्रावधान है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, प्राण और देह स्वतंत्रता संरक्षण, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। सही आंसर है इसका डी। 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को किसकी गारंटी दी गई? ए शोषण के खिलाफ अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी बच्चों का रोजगार, डी समानता का अधिकार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को शोषण के खिलाफ अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है जबकि अनुच्छेद 24 में कारखानों, खानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम बच्चों की उम्र के रोजगार पर प्रतिबंध है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 और 28 निम्नलिखित किस अधिकार से संबंधित है? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी समानता का अधिकार। सही आंसर है इसका ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। भाग जो हमारे मूल अधिकार है भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें है उल्लेख। 6 मौलिक अधिकार है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखो उसमें पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 24 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 तक।
अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बी, मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं और हस्तांतरणीय अधिकार हैं। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित है और हस्तांतरण अधिकार है। डी, मौलिक अधिकार को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही लंबित किया जा सकता है। सही आंसर है इसका डी। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 में मौलिक अधिकारों को लेकर मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य द्वारा युक्त निर्बंधों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी गई है। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल है? ए, बेगारी का निषेध। सी, अस्पृश्यता का निषेध। बी, डी है सी है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। डी है तस्करी। सही आंसर है इसका बी, अस्पृश्यता का निषेध। शोषण के विरुद्ध अधिकार का अस्पृश्यता का निषेध में शामिल है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में अनुसार मानव का दुर्व्यापार व बलात्कार का निषेध, श्रम पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध का प्रतिषेध किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है कि सूचित होना या प्रमाणित होना? ए, उत्प्रेक्षण। बी, निषेध। सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। डी, अधिकार पक्षा। सही आंसर है इसका ए, उत्प्रेक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार कहता है मौलिक अधिकार उल्लंघन के विरुद्ध सर्वोच्च व उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट याचिका जारी करते हैं। इसमें उत्प्रेक्षण का शब्द करते हैं प्रमाणित होना या सूचना देना। इस याचिका का उपयोग तब किया जाता है जब किसी मामले का हस्तांतरण जो निचली अदालत में लंबित है या किसी वाद में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ए, संवैधानिक उपचार का अधिकार। बी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सही आंसर है इसका बी। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद ये सब हमने बता दिया। अगला प्रश्न है, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। बी, संसद सदस्यों को। सी, राष्ट्रपति को। डी, इनमें से कोई नहीं। सही है इसका ए, सर्वोच्च न्यायालय और संसद को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है और सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे संविधान का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ए, प्रस्तावना। बी, मौलिक कर्तव्य। सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डी, मौलिक अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस का प्रावधान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 312 से अनुच्छेद 12 से 35 वाले भाग में वर्णित है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह रिट 5 प्रकार की है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण एवं अधिकार पक्ष। बंदी प्रत्यक्षीकरण शाब्दिक करता है शरीर को प्रस्तुत किया। यह रिट सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई? ए, यूएसए से। बी, तत्कालीन यूएसएसआर यानी कि रूस। सी, यूके। डी, जापान। सी आंसर का ए, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसमें बहुत सारी ली गई है। हमने पहले बता दिया आपको। ब्रिटेन के संविधान से भी इसे भी बता दिया है। नीति निर्देशक का बताया आपको आयरलैंड के से, और सदस्यों का मनोनयन का प्रदान है दक्षिण अफ्रीका से संविधान से, ऑस्ट्रेलिया से समर्थित सूची, फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का प्रावधान ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21 ए से। बी, अनुच्छेद 19 से। सी, अनुच्छेद 29 से 30 से। डी, इसमें से कोई नहीं। सी है इसका ए, अनुच्छेद 29 ए या ए से। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद किस ए से है। यह प्रावधान 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 29 में व 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के समूह के बच्चों को शिक्षा से प्रदर्शित करना है? ए, 6 से 14। बी, इनमें से कोई नहीं। सी, 14 से 20 और डी, 5 से 14। सही आंसर है 6 से 14। सर्व शिक्षा अभियान का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2000 से 2001 के बीच हुई थी।
यह भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम है। संविधान में 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान से विकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? बिहार में कुछ बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं। बी, क्रिश्चियन मिशन स्कूलों की एक श्रृंखला चेन स्थापित करते हैं। सी, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। डी, सरकारी संस्थाओं में समान पदों को काम करने वाली महिलाओं के पुरुष कर्मचारियों को समान वेतन मिलता है। आंसर है इसका सी, माँ बाप की संपत्ति उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कुछ बुनियादी अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और जो न्यायालय में वाद योग्य है। इनकी व्याख्या भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा और अनुच्छेद ये है। संपत्ति के अधिकार को 44 सिद्धांत द्वारा हटा दिया गया था, वर्तमान में एक विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले बसनीक आजादी। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा? ए, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को। बी, राष्ट्र संसद को। सी, राष्ट्रपति को। डी, राज्य विधानमंडल को। सी आंसर इसका ए, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय के विशेष अधिकार सौंपे हैं। इनका सही आंसर है इसका उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के जीने के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्यता अथवा न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। साधारणात्मक संवैधानिक प्रक्रिया के अलावा इनमें संशोधन नहीं किया जा सकते। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपचारों का अधिकार के तहत क्या आता है? मौलिक अधिकार, कानून के अधिकार या संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक? सही आंसर है इसका एक, मौलिक अधिकार। संवैधानिक मौलिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है 5 प्रकार के: बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 परमादेश, 3 अधिकार परिचय, 4 प्रतिषेध, 5 है उत्प्रेक्षण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कि कानून के सामने समानता से संबंध है? ए 14, बी 13, सी 17, डी 26। सही आंसर है इसका ए 14। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से अधिकार संबंध है। इसके अंतर्गत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है बल्कि सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत। बी, मौलिक अधिकार। डी, भाषा और व्यक्ति की स्वतंत्रता। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका ए, मौलिक कर्तव्य। इनको जोड़ा गया था सवर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 में 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के सूचीबद्ध है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 119, डी, सी अनुच्छेद 111, सी, डी अनुच्छेद 51 है। सही आंसर है इसका डी, अनुच्छेद 51 है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 14 ए में अनुसार 51 ए में जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया, परंतु शास्त्रीय संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 16 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना था। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य लोग इनमें से किस किया गया? भाग 4 में, बी भाग 4 में, बी भाग 3 में, डी भाग ए में। सही आंसर इसका ए, भाग ए में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य हैं ए सभी: सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता विकसित करना, डी भारत की संपूर्णता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। सही आंसर इसका ए सभी। 26 जनवरी 1950 को लागू किए भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सवर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में एक नया
भाग 4 जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है को मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया। अब वर्तमान में दिए गए विकल्पों सहित कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। पहला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? ए 11, बी 9, सी 10, डी 12। सही आंसर है इसका सी 10। श्रवण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया। वर्ष 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो गया है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत जोड़ा गया। अगला प्रश्न है मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए 6, बी 7, सी 9, डी 11। सही आंसर है इसका डी 11। मूल कर्तव्य 1976 के सरकार द्वारा गठित श्रवण समिति द्वारा 42 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें भाग 4 के अनुच्छेद 51 जोड़े थे। ठीक है, मूल कर्तव्य संख्या पहले 10 थी, फिर इसमें इतनी हो गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? ए मल्होत्रा समिति, बी नरसिंह समिति, सी राघवन समिति, डी श्रवण सिंह समिति। सही आंसर है इसका डी श्रवण समिति। मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव बस 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा श्रवण सिंह समिति द्वारा दिया गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए लोक चुनाव में वोट डालना, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञान अर्जन की भावना को विकसित करना, सी लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी संविधान को मानना एवं उसके आदर्शों की कदर करना। सही आंसर है इसका ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना विकसित करना है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कदर करना मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया। श्रवण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 41वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 45वां संविधान संशोधन। सही आंसर इसका ए 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ए 12, बी 14, सी 17, डी 21। सही आंसर इसका बी 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र किसी भी व्यक्ति विदेशी या भारतीय नागरिकता के विधि कानून के समक्ष समता से या विधियों से समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में समता का अधिकार ब्रिटेन से तथा विधि का समता संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई हो। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।